अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। देखिए, इसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस वहीं पर डिस्कस कर लिए हैं। जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल को तभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। पहला आर्टिकल है हमारा न्यू पॉलिसी ऑन डी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल के बारे में तो आपको पता होगा कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है हम क्लासीफाई कर देते हैं, उसको किसी को भी डिस्क्लोज करने की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अभी डी क्लासिफिकेशन की एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कि ओल्ड रिकॉर्ड्स उनको डी क्लासीफाई करके पब्लिक डोमेन में डाला जा सके। ये मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने राइट साइड में लिख रखा है जीएसटी एंड रिलीफ ऑन गुड्स। कुछ कोविड-19 गुड्स पे अभी जीएसटी रिलीफ दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठी थी, तो कौन कौन सा आइटम्स पे दिया गया है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेशन ओलिविया, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। ये ऑलिव रिडली टर्टल्स को सेव करने के लिए ऑपरेशन है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स जानेंगे इस आर्टिकल में, और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कोविड ट्रीटमेंट, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी अभी माना जा रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काफी इफेक्टिव है कोविड ट्रीटमेंट में। तो क्या है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है G7 की अभी मीटिंग हो रही है, जिन्होंने ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो अभी बना ही दिया है। साथ में उन्होंने चाइना को टेक ऑन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के बारे में कुछ डिसीजंस लिए हैं, और ये भी डिसीजन लिया है कि कोविड टाइप सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए फ्यूचर में। तो ये प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन नेक्स्ट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट है, हमने एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल स्पीशी फाइंड की है तेलंगाना में। तो क्या है इस स्पीशी का नाम और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, काफी सालों से चल रहा है। 2018 से इसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई थी, तो स्टैंडिंग कमेटी इस पे बनाई गई थी। उन्होंने क्या अपने अपडेट्स दिए हैं, ये इस आर्टिकल में जानेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड वॉर बिटवीन ईयू एंड यूके आफ्टर ब्री एग्जिट, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अभी नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ईयू और यूके के बीच में। क्या है ये प्रॉब्लम, ये जानेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, और मैंने आज टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको बता दिया कि कौन से प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। स्टार्ट करते हैं। पहला है न्यू डी क्लासिफिकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये क्या चीज है, मैंने आपको अभी बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैपन व्हेन द डॉक्यूमेंट इज सेंसिटिव। अगर डॉक्यूमेंट सेंसिटिव नहीं है तो हम उसको पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं, आरटीआई के अंडर में हम उसको दे सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आरटीआई के अंदर में देना अलाउड नहीं है किसी को भी। ठीक है, ये पॉलिसी क्या है, इट पॉलिसी ऑन आर्काइविंग पब्लिशिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई हो गए हैं, ठीक है, उनका आर्काइविंग मतलब उनको डिक्लासिफाई करके उसको कहीं स्टोर करना, उसको आर्काइविंग बोलते हैं। और पब्लिशिंग भी, पब्लिशिंग मतलब पब्लिक डोमेन में आप उसको भेज रहे हैं। अब इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि नॉर्मली आफ्टर 25 ईयर्स कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई कर दिया जाएगा, और ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली। अब मैं बताता हूं एब नॉर्मली क्या होगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट वॉर्स और ऑपरेशंस हुए थे, जैसे ब्लू स्टार इन 1984, आपने सुना होगा हिस्ट्री में। 1962 में हेंडरसन रिपोर्ट, ये इंडिया चाइना वॉर के बारे में रिपोर्ट कहती है। तो इस तरह के जो ओवर सेंसिटिव या कह सकते हैं ज्यादा सेंसिटिव मैटर्स हैं, वो इस नॉर्मली वर्ड में नहीं आते। तब 25 साल के बाद भी उनको नॉर्मली नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो इनका क्या होगा, एक कमिटी बैठेगी ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ठीक है, वो क्या करेगी, इस पे डिसीजन लेगी कि इसको पहली बार डिक्लासिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो कमिटी डिसीजन लेती है कि इसको डिक्लासिफाई करना चाहिए, तो भी 5 साल के लिए उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा, बल्कि इंटरनली कंज्यूम्ड किया जाएगा। इंटरनली कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि जो अंदर के लोग हैं उनके बीच में डिस्क्लोज कर दी जाएगी इंफॉर्मेशन, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अगर 5 साल में उनको लगता है कि ठीक है, कोई ऐसी इसके नेगेटिव पिटफॉल्स नहीं हो सकते हैं, तो फिर वो बेस्ड ऑन इट्स सेंसिटिविटी पब्लिक डोमेन में रिलीज कर देगी, मतलब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर। ठीक है दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। जीएसटी ब्रॉट डाउन ऑन 14 कोविड रिलीफ गुड्स। अभी अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जो पहले इससे पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, वहां पर कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया था, क्योंकि ज्यादातर स्टेट ये चाहते थे कि जीएसटी को जीरो ना किया जाए कोविड-19 रिलीफ आइटम्स पे। लेकिन कुछ स्टेट्स थे जो चाहते थे कि इस पे जो जीएसटी है वो जीरो कर दिया जाए। तो इसके लिए
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद जब जीएसटी काउंसिल दोबारा से बैठी तो उसने कुछ जो है जो रेट हैं उनको कट कर दिए। अभी हम देखेंगे कौन कौन से वैक्सीन पे या किस चीज़ पे उन्होंने रेट कट किया हुआ है। पहली बात कि जो 5% जो वैक्सीन पे टैक्स लिया जा रहा था उसमें कोई छेड़खानी की नहीं की है, उसको कम नहीं किया है, वो जैसे था वैसे ही है। अब किस चीज़ पे कम किया गया है वो देख लेते हैं। ये देखिए मेडिसिन हैं, इन पे कम कर दिया गया, एग्जिस्टिंग 5% थे 0% कर दिया गया। ठीक है? ये ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी, और अभी न्यूज में भी थी तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। रेमडेसिविर और इन सब का कॉस्ट कम कर दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे 12% हुआ करता था, 5% कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट, इसको 18 से 5% कर दिया गया है। ठीक है, एम्बुलेंसेज पे 28% लगता था, 12% कर दिया गया है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन कि ये जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं इस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि उसको कम कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स जो बड़े स्टेट्स हैं, जो ज़्यादातर रेवेन्यू अपने आप जनरेट करते हैं, जो जीएसटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं कि आपने इसको ज़ीरो क्यों नहीं किया। ठीक है, इससे लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन ओलिविया है क्या। ऑपरेशन ओलिविया जो है 1980s में स्टार्ट किया गया था और ये ऑलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? कोस्ट गार्ड। मतलब इसको इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट कौन करता है? कोस्ट गार्ड। ठीक है? जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो उड़ीसा कोस्ट पे पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑलिव रिडली टर्टल्स, उड़ीसा कोस्ट पे पाए जाते हैं और इनका ब्रीडिंग और नेस्टिंग जो सीजन होता है वो नवंबर टू दिसंबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको आईयूसीएन बोलते हैं, आईयूसीएन रेड लिस्ट की वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं। इसमें 5 स्पीशीज होती हैं। जो ऑलिव रिडली टर्टल है उसकी 5 स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं और ये शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत भी दर्ज है। ठीक है, मतलब इसको काटा पीटा नहीं जा सकता, इसको बेचा नहीं जा सकता। ये सारे प्रोटेक्शन इसको दिए गए हैं शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। अच्छा, एक कन्वेंशन और है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये कन्वेंशन कहता है कि जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनके बीच में इस चीज का ट्रेड नहीं हो सकता ऑलिव रिडली टर्टल का, क्योंकि ऑलिव रिडली टर्टल इस कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे। ऑलिव रिडली टर्टल्स और उनके एग्स को 3 चीजों से खतरा होता है बेसिकली। पहला है हेवी प्रिडेशन ऑफ एग्स बाय डॉग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह वहां पर टहलते रहते हैं वो इनके एग्स को खा जाते हैं या ऑलिव रिडली टर्टल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग विद ट्रॉलर्स एंड गिल नेट्स। जैसे जो फिशर्स होते हैं ना, जब वो इसके वाटर्स में जाते हैं तो उसके ट्रॉलर्स की साउंड की वजह से, ठीक है, कई सारे जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो जो है उनको नुकसान पहुंचता है। साथ में ये स्ट्राइक कर सकते हैं किसी ऑलिव रिडली टर्टल को और उससे उसकी मौत हो सकती है। फिर है बीच सॉइल इरोजन। बीच पे जो सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से भी इनके नेस्टिंग साइट्स कम होते जा रहे हैं। अब इस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया गया है? टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस बाय ट्रॉलर्स ये लगाया गया है इन ट्रॉलर्स में। ठीक है, ताकि साउंड वगैरह जो है उन तक पहुंच सके ऑलिव रिडली टर्टल्स तक। देन कर्टेलिंग टर्टल पोचिंग। टर्टल पोचिंग भी हो रही है। मतलब क्या होता है कि जैसे इसकी जो बॉडी होती है उसका इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी पोचिंग की जाती है। उस चीज को रोकने का भी यहाँ पर मैकेनिज्म बनाया गया है इस इनिशिएटिव के अंदर। फिर देख लेते हैं मास नेस्टिंग साइट्स क्या होता है। मास नेस्टिंग साइट्स कॉल्ड अरीबाडाज। जहां पर ये रहते हैं और जहां पर ये एग्स ले करते हैं उसको मास नेस्टिंग साइट बोलते हैं और उसका नाम जो टेक्निकल नाम है अरीबाडाज। ये 480 किलोमीटर लॉन्ग उड़ीसा कोस्ट पे हर जगह पाया जाता है। 3 अरीबाडा बीचेस गहिरमथा में है। गहिरमथा अभी न्यूज में भी था, 1 महीने पहले की बात है, आप देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एट द माउथ ऑफ द देवी रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू।
और दूसरा गहिरमाथा में और दूसरा रुशिकुल्या में, रुशिकुल्या पाया जाता है। ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सी टर्टल्स जनरली रिटर्न टू द नेटल बीच और वेयर दे वर बोर्न टू ले एग्स एज अडल्ट्स। मतलब जहाँ वो पैदा हुए वो वापस आ करके अपने बच्चों को वहीं पर ले करते हैं, वहीं पर ले डाउन करते हैं एग्स को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एमसीक्यू इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन ओलिविया इज रिलेटेड टू, या ऑलिव रिडले टर्टल्स आर फाउंड इन ऑप्शन गहिरमथा, सेकंड ऋषिकुल्या, थर्ड कुछ और जो रेलेवेंट ना हो। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये कोविड-19 का जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से एक नया ट्रीटमेंट आया है, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। दिल्ली में 2 पेशेंट्स पे ये अप्लाई किया गया था और उनकी हालत में सुधार पाया गया था। ठीक है? तो क्या है ये क्या कह रहा है कि जभी भी आपको सिम्पटम्स हों कोविड के, तो 72 आवर्स के अंदर इसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ये जो ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, 72 आवर्स के बाद इसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी-सी कम हो जाएगी। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। दूसरा ये बोल रहा है कि लो ऑक्सीजन जिसकी हो जाती है, जिन पेशेंट्स में लो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है? अब इसके पीछे प्रेमाइज़ क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो हमारी जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उस वायरस को बोलते हैं एंटीजन। ठीक है? ये प्रोटीन को एंटीजन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन से लड़ने के लिए अपना प्रोटीन बनाती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं 7 से 10 दिन लेती हैं डेवलप होने में। अब उस 7 से 10 दिन में क्या होता है, आपको कोविड में पता होगा कि रोज़ जो इसका वायरस है ना, वो लंग्स को इन्फेक्ट करता जाता है, धीरे-धीरे इसको मारता जाता है। तो क्या होता है कि 7 से 10 दिन के बाद तो आपकी नेचुरल एंटीबॉडी डेवलप हो गई, आपकी बॉडी को फर्दर नुकसान नहीं पहुँच रहा है। लेकिन जो आपकी बॉडी को नुकसान हो गया है, जो लंग्स में आपके इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। ठीक है? तो ये क्या कर रहा है कि 7 से 10 दिन जो है, हम वेट तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सिम्पटम्स। ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया 2 पेशेंट्स ऑफ दिल्ली पे ये अप्लाई किया जा चुका है। पहले ये इबोला और एचआईवी में भी अप्लाई किया जा चुका है इस तरह की टेक्नोलॉजी, और बेनिफिशियल वहाँ पाई गई थी। अब इसका नाम क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो यूज़ की गई थी दिल्ली में, रेज-कोव-2। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, रेज-कोव-2। और ये कॉम्बिनेशन है कैसिरिविमैब एंड एमडेविमैब। ठीक है? इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है? ये 2 एंटीबॉडीज़ हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से और जो वर्ड में यूज़ की जा रही है वो है बैमलैनिविमाब एंड एटिसीविमाब, एटिसीमिवाब। तो ये जो वर्ड्स हैं आपको एग्ज़ैक्टली नहीं याद होने चाहिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रेज-कोव-2 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसका कॉस्ट 60,000 से 70,000 रुपए के बीच में है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो उसमें प्रोटीन होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीजेंस। इनसे लड़ने के लिए हमारा बॉडी प्रोटीन जनरेट करता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। समझ गए? अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि बाइंड टू एंटीजेंस, जो हमारा प्रोटीन है वो उस वायरस के प्रोटीन के संग जुड़ जाता है और उसको खत्म कर देता है या उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है कि वो आगे किसी चीज को, किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए। ठीक है? अब ये एंटीबॉडीज तो नेचुरली बॉडी में डेवलप होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू, लेकिन साइंटिस्ट इसको लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, कैन इट बी प्रोड्यूस इन द लैब और नॉट? यस, इट कैन बी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं, देखिए क्या होता है। एंटीजन आया आपकी बॉडी में, साइंटिस्ट क्या करते हैं, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को एंटीजन के अगेंस्ट एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है? आप ऐसा समझिए कि एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल को खड़ा कर दिया। ठीक है? वॉर में। अब ये व्हाइट ब्लड सेल जो है आपकी एंटीबॉडी डेवलप करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब जब ये एंटीबॉडी बनाएगा तो मान लीजिए वो एंटीबॉडी ए है, उस एंटीबॉडी का नाम ए है। ठीक है? और एंटीजन का नाम मान लीजिए ए माइनस है। ठीक है? तो एंटीबॉडी ए जब डेवलप हो गई, अब इस साइंटिस्ट क्या करेंगे कि एंटीबॉडी ए की बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। ठीक है? और ये जब कॉपीज बन जाएंगी, उसको इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट की बॉडी। ठीक है दोस्तों? तो क्या होगा कि जितने भी वायरस आए होंगे, जितनी वायरस की कॉपीज होंगी, वो उसी हिसाब से जो है एंटीबॉडीज जो हैं
ये जो बनी है, जिसकी कॉपीज हैं, वो जाकर के उन एंटीजन से लड़ेगा, ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दे कैन देन सेलेक्ट अ सिंगल वाइट ब्लड सेल और क्लोन एंड यूज दिस एज द बेसिस टू प्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल सेल्स। तब उसकी कई कॉपीज बना करके हर वायरस की कॉपी के संग एक जो एंटीबॉडी की कॉपी है वो लड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। और ईच मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू इट्स मैचिंग एंटीजन, मतलब ये जो एंटीबॉडी बनी है वो किसी और एंटीजन पे इफेक्टिव नहीं होगी, वो सिर्फ उसी एंटीजन पे इफेक्टिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है एमसीक्यू में कि रेज कोव 2 इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। फिर इसमें पूछा जा सकता है इट इज रिलेटेड टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और मल्टीक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कोविड, इबोला एंड एचआईवी, और कोई और डिजीज के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए G7 की मीटिंग के बारे में आपको तो पता ही होगा, इस समय G7 की मीटिंग बहुत फेमस हो रही है क्योंकि ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है 15% पे फिक्स कर दिया गया है। लेकिन ये आर्टिकल इसके बारे में नहीं है, कुछ और है। ये क्या कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ये अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है, पैसे की कमी होती है, तो वो किसी मल्टीलेटरल बैंक से ड्रॉ करते हैं पैसा लोन पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। G7 ने ये बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा इजी कर देंगे और ये जो लोन्स है ये बढ़ा देंगे। दूसरा ये क्या कह रहा है, वैल्यूज ड्रिवन होगा, हाई स्टैंडर्ड और ट्रांसपेरेंट होगा। कोई ओपेकनेस नहीं होगी कि इस कंट्री को जिसको हम फेवर करते हैं उसको ज्यादा पैसा दे देंगे, जिसको हम फेवर नहीं करते उसको कम पैसा देंगे। दैट विल बी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, हाई स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज ड्रिवन। जिस कंट्री को ज्यादा जरूरत है वो उस हिसाब से ही देंगे, वैल्यू ड्रिवन। अब इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7, G20, OECD, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसको काउंटर कर रहा है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को। आपको पता होगा चाइना का BRI इनिशिएटिव 2013 में लॉन्च किया गया था। और इसमें चाइना क्या है कि पूरा जो आपका एशियन रीजन है, इनफैक्ट पैसिफिक रीजन में भी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ताकत है वो बढ़ाना चाहता है, टू इंक्रीज द ट्रेड ऑब्वियसली। अब लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इट हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर सैडलिंग कंट्रीज विद अनमैनेजेबल डेप्ट। मतलब जो ये पैसा दे रहा है कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि उन कंट्रीज को डेट मिले जा रहा है, मतलब उधारी मिले जा रहा है। आपको पता होगा श्रीलंका का एग्जाम्पल, नहीं पता होगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। श्रीलंका में क्या किया था कि इन्होंने वहां पर एक पोर्ट डेवलप किया था, इसके लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को पैसा दिया था। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट थोड़ी उसका पेमेंट नहीं पे बैक नहीं कर पाई, तो क्या हुआ कि इन्होंने वहां पर लीज ले लिया, मतलब एक तरह से अपना वहां खूंटा गाड़ के बैठ गए। तो इस तरह से ये जो पॉलिसी है सिर्फ श्रीलंका में नहीं और जगह भी ये लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी को काउंटर करने की G7 की एक मुहिम है। आगे चलते हैं। इन्होंने कोविड, आपको पता होगा कोविड का ये माना जा रहा है कि ओरिजिन जो है वो चाइना से था। तो इस चीज को भी इन्होंने ध्यान में रख के सर्विस बे डिक्लेरेशन पास किया है G7 ने। इन्होंने बोला है कि फ्यूचर पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19 को हम कैसे हैंडल करेंगे। उन्होंने बोला है स्लैशिंग द टाइम टेकन टू डेवलप एंड लाइसेंस वैक्सीन, तो जो वैक्सीन को लाइसेंसिंग टाइम है उसको हम कम करेंगे। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक फॉर एनी फ्यूचर डिजीज टू 100 डेज, मतलब 100 दिन के अंदर अंदर हम वैक्सीन को, जो भी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी हम उसको लाइसेंस कर देंगे और डायग्नोस्टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। और री ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क, मतलब हम ये ध्यान रखेंगे, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है ये, कि ऐसा कोई डिजीज अगर आ रहा होगा स्टार्टिंग में ही, तो हम स्टार्टिंग में लॉकडाउन वगैरह या कुछ इस तरह का हम स्टेप ले लेंगे। पीएम मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, इसलिए मैंने यही इंक्लूड कर लिया। एज G7 फॉर वन वर्ल्ड वन हेल्थ। अभी आपको पता होगा वैक्सीन में या मेडिसिन में ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि पहले हमारा कंट्री फिर दूसरे कंट्री। तो इस चीज़ के लिए पीएम मोदी ने ये बोला है कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान होता है, ठीक है, कंट्री से उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है दोस्तों। G7 के बारे में एक छोटी सी नॉलेज है, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस का एक ग्रुप है ये। तो ये सी चीज़ें तो आपको मैंने बताई रखी हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर रीट्रेट कर दी। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके,
देखिए, एक रेप्टाइल जो स्पीशी है ये तेलंगाना में पाई गई है। कहाँ पर? यर्रापल्ली फॉर्मेशन। यहाँ रॉक्स हैं। यर्रापल्ली फॉर्मेशन बेसिकली रॉक्स हैं, रॉक फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है ना एक कार्निवोरस रेप्टाइल का फॉसिल स्पेसिमेन पाया गया था कुछ सालों पहले। ठीक है, तो उस पर रिसर्च वगैरह हुई, तो ये पाया गया कि ये इसका नाम भारतटल सुशुस्तपानी रखा गया। भारतटल सुशुस्तपानी। और ये कार्निवोरस रेप्टाइल था। कार्निवोरस का मतलब क्या हुआ? जो हर्बीवो जो अ, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो प्रेडेटर्स हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। अब इसकी स्पीशी अननोन है, ऐसी स्पीशी कभी और नहीं पाई गई। तो स्पीशी किस स्पीशी को बिलोंग करते हैं ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन ये रेप्टाइल फैमिली को बिलोंग करते हैं ये कंफर्म है। और उस फैमिली का नाम है एरिथ्रोसुशिडे। एरिथ्रोसुशिडे। मैं अगेन कह रहा हूँ ये नाम बहुत कठिन है, आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। लेकिन प्रीलिम्स में अगर अगर ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये सही आंसर है। इतना आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं भी याद होगा तो इट डजेंट मैटर। अब इसमें क्या कहा गया था कि ये प्रीडेटेड अदर स्मॉलर रेप्टाइल्स। मैंने आपको अभी बता दिया। इनके बहुत बड़े सर थे और लार्ज टीथ होते थे। बहुत बड़े सर और लार्ज टीथ। अडल्ट मेल लाइन के अप्रोक्सीमेटली ये बड़ा होता था। हम लाइन बड़ा होता उतनी बड़ा ये होता था। क्या ये वही रिपीटिशन है तो कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। साइंटिस्ट ने बोला बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है वो? कि जब ये भारतटल फिशुस डेड हो गए थे तो स्मॉलर एनिमल्स में, स्मॉलर एनिमल जो छोटे एनिमल्स थे इनकी बाइट ली थी, मतलब इनको खाने की कोशिश की। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन 240 मिलियन ईयर्स अगो पाया गया था। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एक रिसर्च है कि जो छोटे एनिमल्स थे उन्होंने इस बड़े एनिमल्स को मरने के बाद खाने की कोशिश की। और ये एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन दैट हैपेंड 240 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है दोस्तों, तो प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि भारतटल सुशुस्तपानी वाज फाउंड इन विच रीजन? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भारतटल सुशुस्तपानी वाज अ रेप्टाइल और कार्निवोरस। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। थर्ड हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस तो नहीं, कार्निवोरस है और रेप्टाइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पीडीपी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में सबसे पहली बार इसका जिक्र किया गया था। 2018 में एक कमेटी बनाई गई थी अंडर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीएन कृष्णा। तो इन्होंने कुछ एक बिल दिया था जिसको बोलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। लेकिन ये एक्ट नहीं बन पाया था, क्योंकि आपको पता होगा एक्ट बनने के लिए पार्लियामेंट को उसको पास करना जरूरी है। अब इस बिल पे जो है डेलिब्रेशन कौन कर रहा है? इस पे स्टैंडिंग कमिटी डेलिब्रेशन कर, पार्लियामेंट्री पैनल डिस्कशन कर रही है। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं इस बिल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। वो क्या रिकमेंडेशन वो देख लेते हैं। पहला ये है कि जो यूज़र्स हैं, जैसे आप और हम हो गए जो व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको ये पावर दी गई कि वो कभी भी अपने डेटा शेयरिंग को कंसेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आज मुझे लग रहा है कि ठीक है मेरा डेटा कहीं चला जाए तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो मैं उसको कंसेंट कर दूंगा, यस कह दूंगा। लेकिन कल को मैं उसको नो भी कह सकता हूं, मतलब रिवोक भी कर सकता हूं। अभी क्या मैकेनिज्म है? अभी व्हाट्सएप क्या मैकेनिज्म कर रहा है कि आपने एक बार परमिशन दे दी तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। अभी यहां पर ये बोल रहा है कि रिवोक कर सकते हैं, विदड्रॉ कंसेंट। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो बिल है ये भी बोल रहा है कि एज अ यूजर हमें ये भी पावर होगी कि हमारा डेटा किस तरीके से यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी है, ठीक है, और से कोई एनजीओ है, तो मेरा जो, या बिजनेस कम्युनिटी है, तो मेरा जो डेटा है वो बिजनेस कम्युनिटी के पास ना जाए, सिर्फ एनजीओ के पास जाए। तो इस तरह का, मतलब मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस तरह का जो कंट्रोल है वो आपको दे दिया जाएगा। कहाँ कहाँ आपका डेटा शेयर हो सकता है और उसकी क्या लिमिटेशन होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? द प्रेजेंट पीडीपी बिल एम्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा ऑफ द सिटीजंस।
कमेंट, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसमें ये चीज कोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रेड वॉर में क्या हो रहा है, अभी आपको पता होगा कि यूके जो है वो ईयू से बाहर आ गया, उसको बोलते हैं ब्री एग्जिट। ठीक है, मतलब उनके जो ट्रेड मैकेनिज्म थे, ओपन बॉर्डर्स थे, उनसे बाहर आ गया। यूके में एक एरिया है नॉर्थ आयरलैंड। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटेन इससे बाहर आ गया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड है क्या, उसकी लोकेशन। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उससे सटा हुआ ईयू है, 27 नेशन ब्लॉक है, ईयू जो है 27 नेशन ब्लॉक है, और वो नॉर्दर्न आयरलैंड से बिल्कुल सटा हुआ है। अब क्या बात हो रही थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड में ईयू जो है अपना जो ट्रेड है वो इजीली कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन अभी भी वहां पर अपने लो कॉस्ट जो आइटम्स हैं वो नॉर्दर्न आयरलैंड में भेज रहा है। तो बातचीत में ये हुआ था, जब ब्री एग्जिट हुआ था तो वहां पर ये डिस्कशन हुआ था और ये एक फाइनल हुआ था कि जो ब्रिटेन है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में अपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं भेजेगा। ठीक है दोस्तों, और उस पर चेक लगाएगा ताकि ईयू का ट्रेड बढ़ सके। मतलब जब ब्रिटेन का कम होगा, जब ब्रिटेन चेक लगाएगा तभी तो ईयू का बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा एक अरेंजमेंट किया गया था जब ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ा था। तो अभी क्या हुआ कि ब्रिटेन ऐसा अभी चेक नहीं लगा रहा है, कुछ भी ऐसा कर नहीं रहा जो उन्होंने वादा किया था, तो इसलिए ईयू बहुत नाराज है, यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन क्या कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है कि अगर हमने ये चेक्स लगाए तो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो बिजनेसेस हैं वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनमें रेट्स बढ़ जाएंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर हो जाएंगी। दूसरी चीज, एक पॉलिटिकल रीजन भी है। नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटिश यूनियनिस्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटिश यूनियनिस्ट के इस मैकेनिज्म के अगेंस्ट थे कि ब्रिटेन जो है कुछ चेक्स लगाए। वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन अपना जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में भेजना जारी रखे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली।